हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स भारत का इतिहास 1200 से लेके 1700 ईस्वी। इसके अंदर हम जितनी भी इसकी यूनिट है यानी कि 1 से लेके 7 यूनिट जो है हम सारी यूनिट कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है आपकी यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 के ऊपर वीडियो होने वाली है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो क्षेत्रीय राज्यों के उदय के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विजयनगर राज्य के बारे में। तो विजयनगर राज्य जो कि आप क्लास 12 के अंदर ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से जान लेते हैं इसके अंदर क्या है। और मैं आपको यहाँ पर जो है तेजी से रीडिंग करते हुए समझाते हुए चलूंगा क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत के विघटन को ना बचा पाया। विघटन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का पतन हो जाना यानी कि टूट जाना, ठीक है। और वह दक्षिण में तुगलक साम्राज्य को संगठित करना चाहता था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए न केवल उसने दक्षिण की ओर बल्कि उसने देवगिरी को भी दूसरी राजधानी का स्थान दे दिया। लेकिन फिर भी उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में न केवल असफलता मिली बल्कि दक्षिण में उसे अनेक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा और इन्हीं विद्रोह के बीच अनेक नए राज्यों विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1336 में हुई। हरिहर और बुक्का नामक भाइयों द्वारा की गई थी। तो याद रखना यहाँ पर कि हरिहर और बुक्का जो थे इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। शीघ्र ही उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्यम के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार किया और प्रारंभ में ही हरिहर ने क्या करा, राज्य की बागडोर संभाल ली और हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का राजगद्दी पर बैठा और 1377 तक विजयनगर की राजनीति पर छाया रहा। इसका राज्यकाल बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ लगातार संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया पहले विजयनगर राज्य की स्थापना और उसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था और उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और उसकी सैन्य विजयी बड़ी शानदार थी। उसने 1509 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजय दी थी और उसके बाद में 1512 में बीजापुर, गुलबर्गा और बीदर पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय केवल एक विस्तारवादी शासक नहीं था, उसमें कई गुण विद्यमान थे। यानी कि वो एक ऐसा शासक नहीं था कि वो सिर्फ विस्तार चाहता था बल्कि उसके अंदर बहुत सारे अनेकों जो क्वालिटीज थी, गुण उसके अंदर मौजूद थे। कृष्णदेव राय स्वयं प्रकांड विद्वान और विद्या का उदार आश्रयदाता था। पराजित शत्रु के प्रति कृष्णदेव राय ने दयालुता दिखाई और उसने धार्मिक सहनशीलता थी। एक महान सैनिक होने पर भी कला और साहित्य के लिए उसका प्रेम अद्वितीय था। यानी कि वो महान सैनिक होने के बाद में भी कला और साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। विजयनगर बहमनी संघर्ष की अगर हम बात करें तो विजयनगर और बहमनी राज्य के पारस्परिक राजनीतिक तनाव के परिणामस्वरूप युद्ध हुए जिनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। दोनों ही राज्य रायचूर के उर्वर दोआब पर कब्जा करना चाहते थे और सेनाएं लगातार एक दूसरे के राज्य में प्रवेश करती रही। अब ये क्या हो रहा था कि वो सेना जो है इस राज्य में और याली सेना उस राज्य में जा रही थी। रायचूर दोआब कभी विजयनगर के अधीन हुआ और कभी बहमनी राज्य के, और यहाँ तक की राजधानियों पर भी कई बार घेरे डाले गए। जब बहमनी राज्य 5 छोटे राज्यों में बट गया तो विजयनगर की राजनीति का ध्येय यह बन गया कि उसने उत्तराधिकारी के लिए किए गए युद्धों में तथा उनके घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप करके मौके का लाभ उठाया। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? उसके अंदर बीच में आकर उन्होंने उसका लाभ उठाया। प्रारंभ में इस नीति से विजयनगर राज्य को लाभ पहुंचा, परंतु अंत में क्या हुआ कि परिणाम बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुए, यानी कि बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुए। आगे देखते हैं जरा हम। उसके बाद बरार को छोड़कर बाकी 4 राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बनाया जिसके परिणाम स्वरूप 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। के बाद हम बात करते हैं फिर विजयनगर की शासन व्यवस्था की। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतनी उतनी लाइनें भी अगर आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर इस लेसन के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा यूनिट 2 का। तो विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें तो अन्य मध्यकालीन राज्यों की तरह विजयनगर राज्य के राजा निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब होता है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि अनस्टॉपेबल। और वे ही नागरिक सैनिक तथा न्याय संबंधी मामलों में सर्वोच्च अधिकार रखते थे। कृष्णदेव राय की तेलुगु पुस्तक आयुक्त मालेदा में
हमें विजयनगर की शासन पद्धति के सिद्धांत का सचिव चित्रण मिलता है। यानी कि विजयनगर के अंदर शासन किस तरीके से चलता था, इस बात की जानकारी हमारे को कृष्णदेव राय की जो एक तेलुगु पुस्तक है आयुक्त मालिदा, उसके अंदर हमारे को ये सारी चीजें मिलती है। कृष्णदेव राय लिखते हैं कि राजा को सर्वदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, कि राजा का जो है परम कर्तव्य क्या होना चाहिए कि धर्म को याद रखे। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विजयनगर के शासक धार्मिक रूप से कट्टर थे, उन्होंने परिस्थिति के अनुकूल ही अपने प्रशासन को ढालने की कोशिश की थी। तो इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे, बल्कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो है वो ढाल लिया करते थे। विजयनगर के शासकों ने राजनीति पर धर्म या पंडितों को हावी नहीं होने दिया, और वह आगे कहता है कि राजा को राजकाज में कुशल लोगों को एकत्रित कर राज्य करना चाहिए, कि राज्यकाल के अंदर क्या होना चाहिए कि कुशल लोगों को इकट्ठा कर कर ही वहां पर राज्य करना चाहिए। अपने राज्य में बहुमूल्य धातु देने वाली खानों का पता लगाकर उसने धातु को निकालना चाहिए और उससे लोगों से परिमित रूप से वह वसूल करना चाहिए। शक्ति द्वारा अपने शत्रुओं को पीस कर उनके कार्यों को प्रतिकार करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, सर्वदा ब्राह्मणों का गुणवर्धन करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा अपने नगरों की शुद्ध रखने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये राजा कृष्णदेव राव के द्वारा तेलुगु पुस्तक आयुक्त मालिदा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता है, समस्त राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में होती है, परंतु शासन प्रबंध को चलाने के लिए कई विभाग थे। विभागों के अध्यक्ष को राजा के कामों में सहायता देते थे और उनकी उन्नति और अवनति राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। और अध्यक्ष उच्च वर्ग की जातियों से भर्ती किए जाते थे, यानी कि जैसा आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था चलती है, तो स्वर्ण वर्ग यानी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग और वैश्य वर्ग इस तरीके से बांटे जाते हैं। और इसमें से बहुत छोटे छोटे जो कर्मचारी थे जो कि केंद्रीय कार्यालयों में काम करते थे, जिनको अलग वर्ग से वो जो है चयनित किया जाता था। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि विजयनगर राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और इन प्रांतों की संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, यानी कि सभी इतिहासकार अपनी अपनी गणना करते हैं। कृष्ण शास्त्री के मत अनुसार बताया गया कि 6 राज्य की यहाँ पे प्रांतों की गणना थी और हर प्रांत का मुख्य अधिकारी जो है वो नायक कहलाता था। नायक या तो राजा के वंश से संबंधित होते थे या फिर सामंतों के वंश से संबंधित होते थे। हर नायक अपने प्रांत की नागरिक, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। बात करते हैं इसकी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो इकोनॉमी थी, भूमि कर राज्य की जो है, भूमि कर जो थी वो राज्य की आय का एक प्रमुख मुख्य साधन था। यह बतलाना कठिन है कि राज्य किस अनुपात में भूमि कर लेता था। अब कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। टैक्स, जो टैक्स होता है ना वो। तो यहाँ पर परंतु कर जो है 1/6 भाग हिंदू शास्त्रों द्वारा मानने से अधिक लिया जाता था और डॉक्टर सरन की राय में बोला गया कि भूमि कर जो है 1/4 था। और इतिहासकार में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि बताते हैं कि किसान को उनकी पैदावार के आधे भाग से भी वंचित होना पड़ता था। भूमि कर के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे कि विवाह कर, चुंगी कर तथा माल तैयार करने पर भी कर यहाँ पर मौजूद थे। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। उसके बाद में हमारा नया टॉपिक इसका वो कौन सा है, वो आपका न्याय विभाग। अब न्याय विभाग के अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बताया गया है न्याय विभाग के अंदर कि मुकदमों का, आई एम रियली सॉरी, मुकदमों का जो फैसला करने की नियमित अदालतें जिसमें कि कानूनों के द्वारा फैसला किया जाता था और अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। और राज्य द्रोही जो होते थे, यानी कि जो राज्य के विरुद्ध जाके कोई कार्य कर देते थे, मिलावट करने वाले या चोरों को क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कृषि की। तो विजयनगर एक धनी और समृद्ध साम्राज्य था जहाँ पर खेती की उन्नति जहाँ खेती उन्नति पर थी। और पायस के शब्दों में बताया गया है कि खेती विजयनगर साम्राज्य में फल फूल रही थी। यहाँ की राजधानी चावल, अनाज, भारतीय मकई तथा कुछ मात्रा में जौ, फलियां, मूंग, घोड़ों का दाना और अन्य बीजों जो इस देश में होते थे बहुत सस्ते थे और इसी से भरी हुई है और बाजार बेशुमार माल से लदे हुए बैलों से भरपूर है। तो यहाँ पर इस चीज की बात की गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्यापार। अब व्यापार के बारे में हमें क्या बोला गया वो भी देख लेते हैं हम लोग, कि व्यापार जो है विजयनगर साम्राज्य के चीन, बर्मा, अरब देश, फारस, अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध थे। और बारबोसा जो कि 1516 में भारत आया, उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देश में विजयनगर और सक्रिय वाणिज्य का स्थान था। विजयनगर साम्राज्य में घोड़े, तांबू, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम और मखमल आदि वस्तु का आयात होता था। निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपड़ा, चावल, लोहा और शीरा और मसाले यहाँ पर मौजूद हैं इस बात में। और
अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर राज्य में बंदरगाहों की संख्या बहुत अधिक बताई है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बड़े बड़े जो जहाज आकर रुकते हैं ना पानी वाले, उस जगह को क्या बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है। आगे बहमनी राज्य की बात करें तो ये हमारे को हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंदर, और बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य की स्थापना में अधिक से अधिक 11 वर्ष का ही अंतर था। और इस राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था, हसन गंगू। और उसके बाद में क्या हुआ, अबुल मुजफ्फर जो है अलाउद्दीन हसन बर्मन शाह की उपाधि उन्होंने धारण कर ली, और इस प्रकार से वह बहमनी राज्य का संस्थापक भी बन गया। आगे देखते हैं यहाँ पर, बहमनी राज्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक छोटा था और जिसमें मुख्य रूप से बरार का क्षेत्र था। उत्तर में इसकी सीमाएं मालवा और खानदेश के प्रदेश से मिलती थी और दक्षिण में इसकी सीमाएं तेलंगाना तक फैली हुई थी। प्रारंभ से ही बहमनी राज्य का अपने पड़ोसी मालवा, खानदेश, गुजरात, उड़ीसा और वारंगल और दक्षिण और विजयनगर से संघर्ष शुरू हो गया। आगे इसमें विजयनगर से संघर्ष, जैसा कि विजयनगर राज्य के संदर्भ में उल्लेख किया जा चुका है कि विजयनगर राज्य का बहमनी राज्य से बराबर संघर्ष चलता रहा, जिसका मुख्य कारण रायचूर के उपजाऊ प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करना था। दोनों के मध्य का युद्ध हुआ, जिसमें कि कोटलम का युद्ध सबसे ज्यादा भयंकर माना जाता है, यानी कि भयानक माना जाता है। आगे देखते हैं कि आगे बताया गया कि अन्य राज्यों के साथ में बहमनी शासकों के संबंध कैसे थे। विजयनगर के अतिरिक्त जिन प्रदेशों के साथ में बहमनियों का संघर्ष हुआ था वह गुजरात, मालवा, खानदेश, उड़ीसा और गोंडावना के साथ में युद्ध एक आध बार ही हुआ है। यह मुख्यतः बहमनियों को आक्रामक भावना के कारण अधिक क्षेत्र हथियाने और अपने कोष को बढ़ाने के लिए, कोष यानी कि खजाना, अपने खजाने को बढ़ाने के लिए किए गए थे। परंतु अन्य तीन प्रदेशों गुजरात, मालवा और खानदेश के विरुद्ध संघर्ष अधिकतर राजनीतिक कारणों से हुआ है। इसमें बहमनियों के विस्तार पर एक भारी रोक लगाई है और इन तीनों राज्यों ने उत्तर में बहमनियों के प्रभाव को भी हमेशा रोके रखा है। अब है बहमनी गुजरात संबंध। गुजरात में बहमनियों का प्रथम प्रयास सफल ना हो सका क्योंकि अलाउद्दीन हसन शाह को बीमारी कारण पीछे हटना पड़ा। बीमारी के कारण और अहमद के राज्यकाल में 1430 में जब बहमानियों ने नंदबार पर आक्रमण किया तो वे मार भगाए गए और बड़ी हानि के साथ में उनको दौलताबाद की ओर पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिसमें बोला गया है बहनी मालवा संबंध। बहमनी और मालवा संबंध, यानी कि मालवा के सुल्तान बहमनियों के साथ में संबंध गुजरात से भिन्न थे। गुजरात के शासकों की सुरक्षात्मक नीति के विपरीत मालवा के शासकों ने बहमनी शासकों के प्रति आक्रमण की नीति अपनाई थी। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो बोला गया है वो बोला गया है आपका कि बहमनी और खानदेश संबंध क्या थे। जहां तक खानदेश का संबंध है इसको हम पूरा पढ़ लेंगे। खानदेश का संबंध, उसको बहमानियों के हाथों काफी हानि उठानी पड़ी। उसकी सैन्य शक्ति को हमेशा ही आघात लगा, यानी कि उसकी जो सैन्य शक्ति थी उसको हमेशा से उसको नुकसान ही मिला। और असल में अगर देखा जाए तो बहमानियों के हाथों में गुजरात ने उन्हें बचाया था, जिसके उनको तब तक बचाए रखा जब तक कि वे अपनी निजी कला का शिकार ना हो गए। निजी कलह, कलह का मतलब क्या होता है कि युद्ध या फिर लड़ाई जो होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। निजी कलह के शिकार हो गए। उसके बाद हम बात करें कि आंतरिक अवस्था की, अगर हम बात करें तो आंतरिक दृष्टि से बहमानियों को बहुत से विद्रोह का सामना करना पड़ा जो राज परिवार के सदस्यों, अमीरों और स्थानीय सरदारों और जमींदारों के द्वारा किए गए थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे चीजें देख लेते हैं कि बहमनी राज्य के अस्तित्व में आते ही उस पर लगातार बाहर का दबाव बना रहा और बार बार इस राज्य को अपने समाप्त होने का खतरा दिखाई देता रहा। इसकी एक मजबूरी ये भी थी कि सैनिक शक्ति इतनी ही नहीं थी कि पूरे भारत को अपने अधीन कर लेता। बहमनी राज्य के शत्रु भी की तुलना में कम नहीं थे। नतीजा ये निकला कि लगातार युद्ध के बादल मंडराते रहे। आगे देख लेते हैं निष्कर्ष की। अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के पश्चात बहमनी राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल पाया और उसका उत्तराधिकारी महमूद इसके विघटन को रोकने में असफल रहा। बहुत से प्रांतीय सूबेदारों ने महमूद की कमजोरी का लाभ उठाया और यहाँ तक कि कुछ ने अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी और अंत में बहमनी राज्य के विभिन्न भाग वंशों के हाथों में चले गए। पहला जो है गोलाकुंड और दूसरा बरार और तीसरा अहमदनगर का निजाम शाही वंश, इमाद शाही, कुतुब शाही और निजाम। आई होप आपको यूनिट 2 समझ में आई होगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।